we'd like to go to with our next speaker, Professor Sunil Kumar Wangchu, sir. Thank you, sir. Thank you for joining for the technical session. Professor Dr. Sunil Kumar Wangchu. He doesn't need much introductions. All the students from Ladakh, they love him very much. He conducts all inspired program in Ladakh. So he really has motivated a lot of students, and really we appreciate his tremendous effort, particularly in Ladakh, going to all the remote areas. So I welcome you, sir. So we have very limited time. Please 15 minutes. I know. I'll not exceed my brief. Don't worry. Thank you, sir. Please, yeah. Sir, please start with your presentation, sir. Thank you, sir. So as you, Daki took JJ for inviting me, and Jule to everyone, both Kargil as well as Leh. It's really a honor for me to be present in today's discourse. And unfortunately, last year we could not go to Leh, so I take this opportunity as a God-given gift for me to be able to be in touch with my friends in Ladakh. Well, we have been, doing this outreach since 2004, and I belong to a very small remote village in Kashmir Valley. कश्मीर के एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है कुलगाम, वहाँ के एक रिमोट गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरा जन्म हुआ। तो ये पिक्चर में मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा स्कूल और मेरा घर और एक स्कूल के बगल में एक नदी, बस इतने ही में ही मेरा जो बचपन है वो महदूद था। और कोई एक्सपोजर नहीं, कोई आउटरीच साइंस वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में दूर दूर तक कभी हमने सुना नहीं। और गांव में एक टीचर होते थे स्कूल में 5 क्लासेस में पढ़ाने वाले। तो ऐसे मेरा बचपन रहा इन हालात में। और फिर लंबी कहानी है, बीच में मैं निकल पाया वहाँ से। जैसे लद्दाख से हर साल कई बच्चे किस्मत निकल पाते हैं और पढ़ाई अच्छी कर पाके वापस अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं बाहर जाके पढ़ पाया और मुझे पता चला कि साइंस या लोगों के लिए काम करना ये कितना इम्पोर्टेंट है, जो हम बचपन में नहीं कर पाए। खैर 2004 के आसपास आई जॉइंड SMVDU इन कटरा, और यहाँ ज्वाइन करने के बाद हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया कि हमें जो आसपास बच्चे हमारे रहते हैं उन तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बचपन में इस तरह का कोई एक्सपोजर नहीं मिला था। तो हमने SMVDU मैंने ज्वाइन करने के बाद एक प्रोग्राम यहाँ शुरू किया, चिल्ड्रन इन द नेबरहुड 2004 में। और करते करते हमने कई प्रोग्राम्स किए। जैसे लद्दाख साइंस फाउंडेशन बहुत अच्छा काम लद्दाख के लिए कर रही है, वैसे ही छोटे छोटे लेवल पे हम लोगों ने काम शुरू किया। और इवेंचुअली एक प्रोग्राम इंस्पायर साइंस इंटर्नशिप कैंप जब हमने 2010 में यहाँ लॉन्च किया, तो उसमें कश्मीर से भी आते थे, जम्मू से भी आते थे। और मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता था कि लद्दाख के बच्चे क्यों नहीं आ सकते यहाँ पे। तो हमने प्रपोज किया कि लद्दाख के बच्चे क्योंकि इतनी दूर नहीं आ सकते, तो हम तो उनके पास जा सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की, और सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने वहाँ 2012 में और 13 में ये कैंप किए। और बड़ी चैलेंजेस के साथ उन्होंने काम किया। शुरुआत में वो फुल्ली रेजिडेंशियल कैंप नहीं कर पाए। खैर 2014 में मुझे मौका मिला, जब मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि आप लद्दाख जा करके आप भी एक अटेम्प्ट कीजिए साइंस इंटर्नशिप कैंप करने का। और जब मैं वहाँ 2014 में गया तो मेरे लिए बहुत ही नई जगह थी, मैं कभी गया नहीं था। फर्स्ट टाइम 14 में मैंने लेह में लैंड किया। और हालांकि मेरे पिताजी ने वहाँ 70s में ड्यूटी दी थी, तो सुना करते थे कि जोजिला पास कैसे कितना खतरनाक है, बस इतनी ही मेरी मेमोरी थी लद्दाख की। तो मुझे खुद भी शौक था कि मैं वहाँ जाके वहाँ के लोगों से मिलूं। और खैर 2014 में जब मैं वहाँ गया तो हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की। मिस्टर सिमरनदीप सिंह जी डिस्ट्रिक्ट को हेड करते थे उस टाइम, और उन्होंने हमें बहुत ही मतलब सपोर्ट किया और एनकरेज किया कि हाँ हम ये प्रोग्राम वहाँ कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली भी ओवर द ईयर्स जितने भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेड करने वाले ऑफिसर्स थे, डीसीज थे, सब ने हमें एक से बढ़कर एक सपोर्ट किया। और इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बहुत ही ज़बरदस्त कोऑपरेशन मिला। और क्योंकि हर बच्चा मैटर करता है, और वही मकसद लेकर के हमने 2014 में वहाँ ये प्रोग्राम शुरू किया। यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड में, अब तक हम 15 कैंप ऐसे कर चुके हैं, जिसमें से 6 कैंप लद्दाख में हमने किए हैं। और 2018 में जब हमने कैंप किया तो -19 टेम्परेचर किस चीज़ का नाम होता है, ये मैंने पहली बार महसूस किया।
जो कि शायद आप हर दिन देखते हैं वहाँ पे। और वहाँ हमें आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उन्होंने रिंचिन ऑडिटोरियम 2014 में हमारे लिए अवेलेबल किया ताकि हम प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कर सके। हमने डे वन से डिसाइड किया कि जो ये प्रोग्राम लेह में होगा ये फुली रेजिडेंशियल होगा, नो मैटर व्हाट। तो उस मकसद को पूरा करने में आर्मी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और हमें जगह मिली बच्चों को ठहराने के लिए। तो हमने फर्स्ट कैंप जब किया जून 2014 में, तो लगभग 200 बच्चे पूरे लद्दाख से हमारे कैंप में आए। और वो फुली रेजिडेंशियल कैंप था और 5 दिन वो बच्चे हमारे साथ रहे। और डॉक्टर स्तोपदन जो मेरे से पहले स्पीकर थे, ये सोनम वांगचुकले, ये लोग हम मतलब ऐसे जुड़े इस प्रोग्राम के साथ कि जैसे इनका खुद का प्रोग्राम था। हम इनको इनवाइट करते थे एज ए स्पीकर, लेकिन ये हमेशा ऐसे आते थे कि जैसे हमारी टीम का हिस्सा थे ये। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे प्रोग्राम में। और हमने ये इंश्योर किया कि हिंदुस्तान के कोने कोने से सबसे जो बड़े नाम हैं साइंटिस्ट, जिनको हम कहते हैं, चाहे वो फेलोज हैं एकेडमीज के या नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, गिफ्टेड टीचर्स हैं, उनको हमने इनवाइट किया। तो इसमें इसरो के कई साइंटिस्ट आए जो मार्स मिशन में इन्वॉल्व थे या चंद्रयान के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे गगनयान के साथ जो जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को हमने बुलाया। ताशी जी वॉज विद अस लास्ट ईयर। तो इस प्रोग्राम ने, मुझे लगता है, अपना मकसद किसी हद तक पूरा किया, क्योंकि लद्दाख के हर कोने से बच्चे हमारे पास इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। और आप देख सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से कि कारगिल के ये गर्ल्स एक पर्टिकुलर ड्रेस कलर में आए थे। तो फॉर्चुनेटली मैंने भी उस दिन ऐसे ही कपड़े पहने थे। तो हम लिटरली लद्दाख में रंग गए, ऐसा हमारा मतलब तजुर्बा रहा वहाँ के लोगों के साथ। बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने सिंसियर हैं कि कभी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई इन बच्चों के साथ काम करने में, रादर वो हमें उल्टा सपोर्ट करते थे। तो ये जो कैंप होते थे, टिपिकली 5 दिन का एक प्रोग्राम होता है। और इसमें हम इंटरेक्टिव सेशंस, विजिट्स टू वेरियस फैसिलिटीज, जैसे डिहार है लैब, वहाँ हम लेके जाते थे ताकि उनको एक्सपोजर मिले। आर्मी के जो फैसिलिटीज है वहाँ लेकर के जाते थे, एयरफोर्स स्टेशन में लेकर के जाते थे। इंटेल के लोगों को हमने बुलाया जिन्होंने वहाँ टिंकरिंग हैंड्स ऑन सेशन, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, इस तरह की एक्टिविटीज हमने ऑर्गेनाइज की। हमने खारदुंगला पास पे जाके फील्ड जियोलॉजी का फील्ड वर्क करवाया, जो कि अपने आप में मुझे लगता है पागलपन था मेरे लिए, लेकिन हमने किया। और बच्चों ने हमारा खूब बखूबी साथ दिया उसमें। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें, मेडिकल डिपार्टमेंट ने बहुत साथ दिया उस प्रोग्राम में। और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में 4 लोगों की ये फोटोज हैं। जो फर्स्ट हैं वो प्रोफेसर ए के सूद हैं, ये रॉयल सोसाइटी के फेलो है। इसमें इसरो के फॉर्मर चेयरमैन हैं। इसमें जयंत नार्लेकर जी हैं। इसमें प्रोफेसर आर एन के बामजई हैं। ये सारे पद्मश्री, पद्म विभूषण से नार्लेकर सर, उनको पद्म विभूषण मिल चुका है। इस लेवल के लोगों को हमने इन्वॉल्व किया ताकि बच्चों को सही माने में हम इंस्पायर कर पाएं। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि लोग हेलीकॉप्टर से लोगों को आना पड़ा, जो आर्मी के सीनियर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर्स थे, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट शो किया और उन्होंने बच्चों से इंटरेक्ट किया। और एज आई सेड, ये माइनस वाला एक्सपीरियंस भी हमने एक्सपीरियंस किया खुद। और हमारे लिए भी अपने आप में एक इंस्पायरिंग फीलिंग थी कि इतने लो टेम्परेचर में कैसे जिंदा रह सकते हैं। And as I said, कि we got tremendous support from army, whether it was in Leh or here in Katra, and they came and delivered lectures on science and technology. ऐसा नहीं था कि फौजी आए हैं और फौज के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल आर्मी में क्या है, फ्यूचर में जो यंग हमारी जनरेशन है ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए, सो फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, इस तरह के टॉपिक्स पे इन्होंने बोला। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह इस प्रोग्राम में आए, उन्होंने बच्चों से इंटरेक्ट किया और काफ़ी इंस्पायरिंग मतलब वो एक्सपीरियंस थी। इसी तरह एयरफोर्स स्टेशन लेह में बच्चों का जाना अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस थी। इवन मेरे लिए पर्सनली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस थी। उन्होंने हर वो चीज़ जो हम शायद आम जिंदगी में देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उस चीज़ का एक्सपीरियंस बच्चों को करवाया। वो एक, मुझे लगता है, पर्सनली सेटिस्फाइंग मोमेंट था हमारी टीम के लिए। इसी तरह सेकमॉल में हम सोनम सर के साथ मिलके, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया और इन बच्चों को कभी कैंप में आकर मेंटर किया, कभी बच्चों को वहाँ हम लेकर गए तो वहाँ उन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट किया। और ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ आलची में हम बच्चों को लेके जाते थे एनएचपीसी, वहाँ पूरा ये पावर कैसे जनरेट होता है और लद्दाख की जो बिजली घरों में आती है वो बिजली बनती कैसे आखिर,
इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमें सपोर्ट किया NHPC ने। जो इनकी आर्मी के बेसिस हैं, जहाँ जैसे रिपेयर स्टेशंस हैं, जहाँ टैंक रिपेयर होते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ पर लेकर गए कि ये हाउ डू दे एक्चुअली वर्क, हाउ डज इट द होल थिंग फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ये कैसे काम करती हैं सारी चीज़ें, वो बताया गया। और ऐसी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ थी। सेंटर में आप देख सकते हैं कर्नल सोनम वांगचुक जी जो महावीर चक्र अवॉर्डी हैं, उन्होंने इंटरेक्ट किया बच्चों के साथ कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की वो जो स्टोरी है वो सुना करके बच्चों को इंस्पायर किया। और टैंक्स के ऊपर बच्चों को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कि हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला लद्दाख के हर एक उस इंस्टीट्यूशन से, हर उस इंडिविजुअल से जो चाहता था कि साइंस की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ाया जाए। और इसलिए हम ये प्रोग्राम हर साल 2014 से लेकर 2019 तक सक्सेसफुली वहाँ पे कर पाए। और इसमें हमें यूनिक जो एक्सपीरियंसेस थी वो मैंने आपसे अभी शेयर की हैं ऑलरेडी। बट सबसे यूनिक एक्सपीरियंस थी जब हम आर्मी ने हमें जो ऐसी चीज़ों के साथ बच्चों को रूबरू होने का मौका दिया जो शायद हम डे टू डे लाइफ में अदरवाइज हम लोग भी खैर विश्वास नहीं कर सकते थे कि हम ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाएँ। और एक जो 2018 में मेरे साथ बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुई वो ये थी कि इस पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 लोग हैं। जो लेफ्ट साइड पे खड़े हैं ये एयरफोर्स के ऑफिसर थे, ये अनंतनाग के रहने वाले हैं एंड ही इज ए मुस्लिम बाय रिलीजन। जो राइट साइड में खड़े हैं वो मैं खड़ा हूँ। मैं पिछले 30-32 साल से जम्मू में रहता हूँ और मैं हिंदू हूँ। और सेंटर में जो ये बहुत प्यारी बच्ची है ये लेह की रहने वाली है, ये बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करती है। तो इस प्रोग्राम ने कहीं ना कहीं अर्सवाइल J&K स्टेट जो थी, जो अब 2 यूटीज बन चुके हैं, तीनों रीजन के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आने में मौका दिया और एक दूसरे के लिए काम करने में जो जो एंजॉय हम लोगों ने किया या जो हमें गर्व महसूस हुआ वो इस पिक्चर में सम अप होता है एक सिंगल पिक्चर में। और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज वाज दिस 2015 कैंप, जिसमें फर्स्ट टाइम हमारे पास तुर्तुक से ये बच्ची आई थी। और जब मुझे पता लगा, तब तक मुझे खुद भी इतना लद्दाख के बारे में जानकारी नहीं थी, जब मुझे पता लगा कि तुर्तुक से आने के लिए खारदुंगला पास को क्रॉस करना पड़ता है और ये अकेली वहाँ तुर्तुक से पूरा लेह तक आई। और उस दिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि लद्दाख के बच्चे जो हैं ये मुझे लगता है बाकी जगहों के बच्चों से बहुत आगे हैं। इनके पास ऐसी कोई कमी नहीं है। शायद अगर कोई कमी है तो वो एक्सपोजर की कमी हो सकती है, दूर दराज के इलाकों में होगी, लेकिन एंथुसियाज्म, कुछ करने की चाह, ये उन बच्चों में भरपूर है। और इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से जो मुझे पर्सनली लद्दाख जाने का मौका मिला, वहाँ के साथ बच्चों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी लकी कि ये एक यूनिक एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में हुई। और अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए कोई किसी बच्चे का भला हुआ हो तो हम बहुत ही ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। और हम ये प्रोग्राम आगे भी हो सकता है इस फॉर्म में या किसी और फॉर्मेट में लद्दाख में कंटिन्यू करेंगे और लद्दाख के बच्चों के लिए बच्चों के साथ मिलके काम करेंगे। वंस अगेन इन द एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज जो ये ब्रेक हुई बीच में अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच। thank you Sunil sir, thank you. Thank अपने you. लद्दाख के बच्चों को इंस्पायर करने के लिए बहुत सारे मतलब अपने गेम्स लगाए। I hope in future you will be doing more, and the student please Yes. take part in those science games. Is really exciting, and you will directly get a chance to interact with the eminent scientists or other technocrats, and you will get a lot of information in those games. And I highly recommend all the students please इंस्पायर के जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। इंस्पायर का स्कॉलरशिप स्कीम्स भी होता है, आप उनके वेबसाइट पे देखिए। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड पार्टिकुलरली डॉक्टर सुनील वांगचू सर का मतलब वांगचू जब सुना तो मुझे तो लगता है उनके नाम में ही लद्दाख के साथ ठेला है। हम वांगचू शायद इसीलिए मैं लद्दाख की तरफ खिंचा हुआ चला गया। इसलिए हम आपको निकनेम वांगचुक ही करते हैं, बोल देंगे। प्रोफेसर वांगचुक के साथ कनेक्टेड रहिए। Honored. Thank you. Thank you, sir. Thanks for this your valuable time. And now I'm disconnected. Yeah.
Now, I will call upon our next speaker, Dr. Subrat Sharma, sir. He is a senior scientist and head of the Ladakh Regional Center of GB Pant National Institute of Himalayan Environment. They have recently set up a Ladakh's regional centers. So I hope they have much more programs for the youth of Ladakh and the development of Ladakh. So we would like to hear from you, sir. Thank you. Namaskar, Jule. Dr. Tashi, it is, should I speak English and Hindi mix or any preferred language? Anything is okay, sir. Thank you very much, sir. Yeah. First of all, congratulations to Dr. Tashi and Ladakh Science Foundation, Education Department of Ladakh UT and UT Administration to organizing this day. This is very important day. We all understand the importance of science in our life. So I must congratulate to all of you to holding us and bringing all the scientists and relevant people on the board today. I will introduce for the knowledge of audience that GB Pant National Institute of Himalayan Environment is an autonomous organization under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. It's an old institution established in 88-89, but very recently with the creation of UT, a Ladakh Regional Center has been opened and we are operational since December 2019 in Leh. So just to brief you about the institute, those who are new, सब बच्चे भी नए हैं और काफी लोग यहाँ पर गैदरिंग में जीबी पंत को नहीं जानते होंगे. So we have major three objectives. One is to undertake in-depth research and developmental studies on environmental problems of Indian Himalayan region. So जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में उसकी अप्लाइड वैल्यूज को लाना ही हमारा मेन फोकस है. और जीबी पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट एक काफी इसकी स्प्रेड है इंडिया में, जो इतनी हिमालयन स्टेट्स हैं फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, हमारी उपस्थिति लगभग सब जगह है. हमारा हेडक्वार्टर उत्तराखंड अल्मोड़ा में है और हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं जो जैसे लद्दाख के लिए नया खुला है, ऐसे ही हर स्टेट्स में है, हिमाचल में, सिक्किम में, अरुणाचल में. तो ये सब सेंटर्स रीजनल नीड्स को कैटर करते हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है दैट इज आइडेंटिफाई एंड स्ट्रेंथन द लोकल नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग रिसर्च ऑफ रीजनल रिलेवेंस. जो भी हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंस इसमें लाते हैं, वो इन्वायरमेंट के किसी भी पर्सपेक्टिव में, डायमेंशंस में हो सकती है और उसकी लोकल रिलेवेंस होनी चाहिए. उसके वो जो रिसर्च है वो आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करे. दैट इज द मेन फोकस ऑफ द इंस्टीट्यूट. और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जो नॉलेज नेटवर्क है कि आप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एनजीओज हैं, वॉलंटरी एजेंसीज हैं, इन सब के साथ मिलकर एक इंटरैक्टिव नेटवर्किंग को डेवलप करना. जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूट का वो है इवॉल्व एंड डिमॉन्स्ट्रेट सूटेबल टेक्नोलॉजी पैकेज एंड डिलीवरी सिस्टम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन इन हार्मोनी विद लोकल परसेप्शन. हम सब जानते हैं कि टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी जो हैं वो आज की ग्लोबली, रीजनली और लोकली काफी इवॉल्व हुई हैं, पर उनकी एक्सेप्टेंस, उनको मॉडिफाई करना किसी रीजनल पर्सपेक्टिव में, लोकल पर्सपेक्टिव में, दैट इज द मेन एम ऑफ द अप्लाइड रिसर्च. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई हैव ब्रीफ्ड यू अबाउट द इंस्टीट्यूट. नाउ वी विल कम बैक टू द साइंस. Science in our life is a very important aspect. Whenever you do science, you have a sense of achievement. When the Neil Armstrong stepped on the moon, he was not the only one person who succeeded in doing that. Every person behind that mission felt and had a pride that he was connected with in some way. So that gives you a pride of achievement. Dr. Tashi is sitting here. I will quote his example also. Hardcore scientist. He provides solution to the communication system of the country. He designed satellites. So that's kind of a sense of achievement whenever his satellite is in orbit properly and functioning well.
and you and me are connecting, and the entire this today's meeting is connected with that satellite, that gives us a sense of achievement. But it is not only the Dr. Tashi, the entire ISRO family who is behind that project, starting from making the satellite, launching it, putting it properly, working transponders, and connecting behind that. Everybody has a feel of sense and some achievement. So in that way, that is a hardcore science. And everybody, we expect from today that someone will take a lead to take his or her career in the science and will contribute significantly to in the advancement of science. But I will come today on the soft part of the science. These days, a new science is coming, which is coming as a citizen science. That is certainly a science which supports to the hardcore science, but through the engagement of society. That is a citizen science. It is just an hobby. You are contributing through your hobby. You are voluntarily participating into a project, into a scientific research as a volunteer is also considered as citizen science. और अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के कंटेक्स्ट में देखें तो लद्दाख is a very important place where hardcore science and citizen science has contributed tremendously in some fields. I will quote one example. You know the birds attracted since my early childhood. जब भी हम किसी चिड़िया को, पक्षी को देखते हैं तो हम सब लोग बहुत उससे प्रभावित होते हैं, हमारी उसके लिए लाइकिंग बनती है. There are so many things. People have taken it as their hobby. They capture the bird through their cameras. They document it, they post it somewhere, and they make a proper record of it. आपको पता है लद्दाख में बर्ड्स की स्टडीज, ऑर्निथोलॉजी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन. Since 1850 we had scientific explorations on the birds. Early Britishers and the Americans, Natural History Museum of America and the birds research organizations of UK, they have scientifically explored. But how we have progressed from there, it is very important to know. Recently, a book came on the birds and mammals of Ladakh by a very well-known ornithologist, he called Fisher. So he put a checklist of 310 birds for the Ladakh. Later on, Geological Survey of India, the premier research organization on the geology part in the country, it's a very long history of more than 100 years, they put a new checklist about the Trans-Himalayan region, the region which is beyond the Himalaya, where we are sitting right now today. And they contributed about 349 birds in the Trans-Himalayan region of the India. It's been, that includes Ladakh, part of Himachal, you know, the Lahul Spiti, and some little part of Uttarakhand and Sikkim. इन सबको मिला के 349 की फिगर बर्ड्स की उन्होंने रिपोर्ट की हैं ट्रांस हिमालयन रीजन से. But you will be surprised to know that there is an organization which has contributed to this list, and that is Birds Club of Ladakh. In addition, by doing that, we have hand-holding with them, and now we are coming with a scientific document by their records, putting their records in together. Now this list reaches up to 377. So you can understand that how the citizens and the people, the common people like you and me, those are out of a sphere of science, they have a proper scientific document. Now we are putting it in, is 67 additional new birds from Ladakh only. So you can understand that. अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ वाटर बर्ड्स का. वाटर बर्ड्स आर जो या तो पानी में मिलती हैं या ऑफशोर जो उनके हैं उनसे रिलेटेड हैं. तो हमारे पास अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि सोकर और सोमोरारी 2 रामसर साइट्स हो गई हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है. फिशर ने
84 वाटर बर्ड्स लिस्ट किए हैं, जबकि 1850 के एक्सप्लोरेशन में ब्रिटिशर्स के दैट वाज द 10. Now they have an addition of 74 by the fisher, but our new records add to 21 more water birds to this. So now in total 105 water birds. So you can understand how citizen science can come to this. And this started with just as a hobby of few people. They created a birds club of Ladakh. And now that kind of a citizen science is contributing in the advancement of the science. और अगर आप जो इसको as a hobby देखते हैं, वो they can come to the a portal is there, eBirds. eBirds में सारे citizens अपने अपने या जो शौकिया फोटोग्राफर्स हैं, बर्ड वॉचर्स हैं, they put their record to there कि उन्होंने कब ये बर्ड्स को देखा एंड विद एविडेंस कि ये उसकी फोटो है, ये उसकी लोकेशन है और ये उसका टाइम है. So now that analysis from this kind of a data give you a broad spectrum of research कि माइग्रेटरी बर्ड्स का पैटर्न क्या है, आज क्या था और कुछ साल पहले क्या था, क्या क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रही है, कि क्या उनकी माइग्रेटरी पैटर्न्स बदल रहे हैं, क्या नई स्पीशीज या नई बर्ड्स हमारे लद्दाख में घर बना रही हैं, क्या लद्दाख की बर्ड्स कहीं और भी जाने लगी हैं. तो ऑल काइंड ऑफ साइंटिफिक हार्ड कोर साइंटिफिक रिसर्च का डेटा जो है इस सिटीजन साइंस के मेथड से आ रहा. सो दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर dimension of a new science, citizen science, where you can contribute, you can take it as a hobby and come to the scientific, collaborate with the scientific organization or the scientific database. There are a lot of databases are available. Those invite that you put some kind of your observations into that. And especially there are few expeditions designed for the common man, those who are outside the scientific periphery, come and contribute in the different arena of scientific research. Just watch, दो जो बच्चे हैं आजकल या जो हम लोग सर्विस में भी हैं, just watch अर्थ वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी तरह के ग्लोबल एक्सपीडिशंस करती है, जिसमें आम आदमी जो है वो अपने उस एक टाइम पीरियड के लिए उनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जाता है और उसको वहां कंट्रीब्यूट करता है. They are very widely acknowledged on that part. So now I will bring one more aspect to the science. This is we all understand this is a very pious month of the Buddhist calendar. और आजकल एक नॉन वेजिटेरियन और इस तरह की चीजें सब बंद हैं. हम भी जानते हैं कि अहिंसा एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है जो हर एनिमल की या हर उस प्राणी की जिसमें एक लाइफ है उसकी रेस्पेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं. Now the science there is contributing that we should lead that when you want to nourish some non-vegetarian kind of a dishes, you should not sacrifice any animal or the plant into that. टिश्यू कल्चर तो आप लोगों ने बहुत पहले से सुना होगा कि प्लांट्स में टिश्यू कल्चर है, एक छोटा सा पौधे का एक हिस्सा लेके हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं और हम उसको लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करने लगे. इसी तरह से साइंस इज प्रोग्रेसिंग नाउ towards making the animal protein in the flask. हम एक बीकर में या फ्लास्क में एनिमल प्रोटीन को कल्टीवेट कर सकें और साइंटिस्ट ने इसमें एक अचीवमेंट भी लिया है और बहुत नियर फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि इसका कॉमर्शियलाइजेशन भी होने लगेगा, आपको ये प्रोडक्ट मिलने लगेगा. तो ये एक सोसाइटल डेवलपमेंट विद ए गुड फिलॉसफी दैट कि हम किसी एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, उस तरह की साइंस भी आप कंट्रीब्यूट करने लगी है. सो हमारी साइंस फ्रॉम द स्पेस रीचिंग टू द मार्स, प्रोवाइडिंग लोकल सोल्यूशन, जैसे स्तोपदन सर डॉक्टर स्तोपदन ने कहा कि हम एग्रीकल्चर को एज ए ब्रांड बना रहे हैं, लोकल सोल्यूशंस दे रहे हैं, इकोनॉमी इंप्रूव कर रहे हैं और हम फिलोसॉफिकली थोड़ा इनरिच भी हो रहे हैं कि हम एक आर्टिफिशियल नॉट आर्टिफिशियल बट मीट जो है एक डिफरेंट वे में कल्टीवेट कर रहे हैं जिसमें कोई लाइफ का सेक्रीफाइस नहीं होगा. So in that way, science has a many dimensions, and I invite all the students, those who are today, that you should come forward with your thoughts and share that where you can contribute as a member of a society. There you can have a proper
kind of research contribution in the development of society, and particularly for the Ladakh. Thank you very much, Dr. Tashi. Here I once again thank you for your time, give me the time and interacting with the people and the students of the Ladakh. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your nice talk and very informative, particularly the birds in Ladakh. So thank you, sir. I know how like hard you are working for the development of Ladakh. Thank you, sir.